चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद से ओपन एआई वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल और वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बन चुकी है। पर जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो और ज़्यादा डेंजरस है। अपने ही सीईओ को बाहर करने की कोशिश से लेकर अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल से पूरी तरह मुंह मोड़ लेने तक। ये वीडियो एक ब्रूटल स्टोरी है ओपन एआई की, लेकिन ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जर्नी भी है जो हम सबको इफेक्ट करती है। सैम ऑल्टमैन ने स्टैनफोर्ड में अपनी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई छोड़कर अपने बिजनेस पर काम करना शुरू किया, जिसका नाम था लूप, जो कि एक तरह का लोकेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, जिसकी हेल्प से कोई भी किसी के भी साथ अपनी लोकेशन शेयर कर सकता था, वो भी सिर्फ अपने फोन से। ये बात आज 2025 में सुनने में बहुत इजी लगती है, बट उस टाइम पर सैम के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि जब तक आईफोन या कोई भी ऐप स्टोर वगैरह अवेलेबल नहीं थे। पर सैम अपने बिजनेस के लिए टायरलेसली काम करता था और मोस्टली इंस्टेंट नूडल्स और आइसक्रीम्स पर ही डिपेंडेंट रहता था, जिसकी वजह से सैम के अंदर स्कर्वी डेवलप हुई। 2005 में सैम ने फर्स्ट एवर वाई कॉम्बिनेटर क्लास ज्वाइन की, जो कि बेसिकली छोटे स्टार्टअप्स के लिए एक बूट कैंप की तरह थी। और वहां पर सैम ने वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर पॉल ग्रैहम को अपने काम और टैलेंट से अट्रैक्ट किया। पॉल एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जिन्होंने कुछ टाइम बाद ही सैम को मेंटोरशिप देना शुरू किया। पॉल ने सैम के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस की और कहा, सैम के अंदर पावर में रहने का टैलेंट है। अगर तुम उसे कैनिबल्स से भरे आइलैंड में छोड़ दो और 5 साल बाद आकर देखो तो सैम वहाँ का किंग बन चुका होगा। और इंटरेस्टिंगली कुछ सालों बाद ही सैम वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट बने, जिसका मतलब था सिर्फ 30 साल की उम्र में सैम ऑल्टमैन सबसे बड़ी स्टार्टअप एक्सेलरेट करने वाली कंपनी को लीड कर रहा था, जिसकी वजह से सैम के रिलेशन सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ डेवलप हुए। और देखते ही देखते टेक वर्ल्ड में सैम की रेपुटेशन और कनेक्शंस बढ़ने लगे, जिसकी वजह से सैम ऑल्टमैन पब्लिकली फेमस होने लगा और उन्होंने पब्लिक स्पीचेस देना भी शुरू किया। और उनका सबसे फेवरेट टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2015 में एआई के अराउंड लैक ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस के चलते इलॉन मस्क काफी डर गए थे। उन्हें लगता था ये एक एक्सीडेंटल थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। I don't think most people understand just how quickly machine intelligence is advancing. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. और 2015 तक गूगल एआई फील्ड में एक डोमिनेटिंग लीडर बना हुआ था। कोई कंपनी गूगल के कंपटीशन तक में नहीं थी। इस पर्टिकुलर टाइम तक गूगल 2 एआई रिसर्च लैब्स भी एक्वायर कर चुका था, गूगल ब्रेन और डीप माइंड, और करीबन 3/4 टॉप एआई टैलेंट्स गूगल के लिए काम कर रहे थे। और जब मस्क ने उस टाइम के गूगल सीईओ लैरी पेज से बात की तो लैरी को चिंता वाली कोई भी बात नहीं लगी। इलॉन ने लैरी से पूछा कि वो कैसे श्योर है कि एआई ह्यूमैनिटी को खत्म नहीं कर पाएगा, पर लैरी इस बात से पूरी तरह डिसएग्री थे और उन्होंने कहा इलॉन बिना वजह के इतनी चिंता कर रहा है। जिसके बाद इलॉन ने कहा गूगल की एआई पर एक मोनोपोली है और जिसके पास इसका कंट्रोल है उसे सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। Just one company that it has close to monopoly on AI talent and computers, like scaled computing, and the person who's in charge doesn't seem to care about safety. This is not good. इसी वजह से इलॉन को लगा गूगल की पावर को डाइल्यूट करना जरूरी है और इसी डेस्पिरेशन में इलॉन ने एक इंसान के साथ पार्टनरशिप की जो था सैम ऑल्टमैन। तो 2015 में टेक वर्ल्ड के करीब 10 पावरफुल लोग एक साथ डिनर पर बैठे, जिसमें थे इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन जो कि स्ट्राइप्स ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, और इलिया सट्स्कीवर जो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एआई रिसर्चर्स में से एक था। डिनर पर सबने बहुत सीरियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस पर बातचीत और डिस्कस किया कि कैसे वो एक एआई कंपनी बना सकते हैं और गूगल से बदला ले सकते हैं। इलॉन ने कहा वो $1 बिलियन की फंडिंग करेगा और डिनर के बाद
इन्होंने सोचा कि इलॉन की फंडिंग मनी, ग्रेग ब्रॉकमैन का बिजनेस ऑपरेशन एक्सपीरियंस, इलिया सचस्कीवर की एआई नॉलेज और सैम ऑल्टमैन जो सब कुछ कोऑर्डिनेट करे, इन सबको मिलाकर उनके पास होगी एक ड्रीम टीम। और बस फिर 2015 में ओपन एआई की शुरुआत एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुई। इसका एक सिंपल सा रीजन ये था, उन्होंने कहा ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉफिट मोटिवेशन रखना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, पैसों की बजाय इसे दुनिया की भलाई के लिए बनाना चाहिए। The furthest thing from Google would be like a non-profit that is fully open, because Google was closed for profit. So that's why the open in OpenAI refers to open source. We don't want this to be sort of a profit maximizing demon from hell. इनके खुद के वर्ड्स के हिसाब से एआई को सेफली और ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए बनाना चाहिए और ये अपना सारा काम पब्लिकली शेयर करेंगे, वो भी फ्री, बजाय इसको प्राइवेट रखकर अपने खुद के फायदे के लिए। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया ओपन एआई। पर बहुत जल्द ये सब कुछ चेंज हो गया। जब 2015 में ओपन एआई की शुरुआत हुई तब ये कोई वर्ल्ड चेंजिंग कंपनी की तरह नहीं लग रही थी और इनके पास खुद का कोई ऑफिस तक नहीं था। ये एक छोटा सा ग्रुप था जो ग्रेग ब्रॉकमैन के अपार्टमेंट से काम कर रहा था। Essentially on a couch, at a kitchen counter, and on a bed, and that's pretty much it. That's where the work is getting done. It's kind of crazy to think that, you know, that's where something this big got started. पर ओपन एआई टॉप एआई रिसर्चर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि इनके पास कई अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ $1 बिलियन का फंडिंग प्लेज था। पर अनफॉर्चुनेटली इनके पास कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं थी और इन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने से स्टार्ट किया। इन्होंने अपना ज्यादातर टाइम एक बोट को बिल्ड करने में लगाया जो कि एक पॉपुलर गेम डोटा 2 खेल सके। उनका मानना था अगर वो एक एआई बना दें जो गेम वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सके तो यहाँ से उन्हें एक ऐसे एआई की लीड मिल सकती है जो रियल वर्ल्ड को बेटर तरीके से समझ सके। एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने रोबोट बटलर बनाना भी शुरू किया। ओपन एआई का एक अर्ली एम्प्लॉय कहता है, वी आर जस्ट डूइंग रैंडम स्टफ एंड सी व्हाट वुड हैपन। इस पॉइंट तक इलॉन और सैम में से कोई भी इनमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था। सैम अभी भी वाई कॉम्बिनेटर चला रहा था और इलॉन मस्क भी अपने बिजनेसेस वगैरह में बिजी था, जिसका मतलब ओपन एआई को इलिया लीड कर रहा था जो कि एक एआई जीनियस कंसीडर किया जाता है, और ग्रेग ब्रॉकमैन जो बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करने में एक्सपर्ट माना जाता है। लेकिन पूरी टीम के पास एक शेयर्ड विजन था और वो था एजीआई बनाने का, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसकी कई सारी डेफिनेशंस है पर अक्सर इसका मतलब माना जाता है कि एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो काफी कामों में ह्यूमन लेवल तक को मैच कर सकती है या उससे भी आगे जा सकती है। पर यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि एजीआई ऐसे न्यू स्किल्स एक्वायर कर सकता है जो उसको ट्रेनिंग के दौरान सिखाए ही ना गए हों। इसलिए ज्यादातर रिसर्चर्स मानते हैं कि जो पहली सुपर इंटेलिजेंट मशीन होगी वो इंसानों की आखिरी इन्वेंशन होगी, क्योंकि अगर हम एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब रहे जो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है तो वो मशीन स्मार्टेस्ट मशीन भी बना सकती है जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। ओपन एआई के एम्प्लॉइज एजीआई को बनाते वक्त ऐसे बात करते थे जैसे वो भगवान बना रहे हों। Because AI will solve all the problems that we have today. It will solve employment, it will solve disease, it will solve poverty, but it will also create new problems. The problem of fake news is going to be 1,000,000 times worse. Cyber attacks will become much more extreme. We will have totally automated AI weapons. एक टाइम पर ओपन एआई की पूरी टीम फील कर रही थी कि जो वो बना रहे हैं उसमें दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन बनने का पोटेंशियल है, और सेम टाइम पर उनका मानना था कि ये ह्यूमन एक्सिस्टेंसी का दुश्मन भी बन सकता है। It's not that it's going to actively hate humans and want to harm them, but it is going to be too powerful. And I think a good analogy would be the way humans treat animals. It's not that we hate animals, but when the time comes to build a highway between two cities, we are not asking the animals for permission. इसका एक एग्जांपल हो सकता है जैसे हम कोई सुपर इंटेलिजेंट क्रिएट करें और उससे पूछे कि अर्थ को सेव कैसे किया जाए, तो उसके कई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे एआई डिसाइड करे कि अर्थ बिना इंसानों के ज्यादा सेफ रहेगा। सैम ऑल्टमैन भी सेम चीज कहते हैं। पब्लिकली वो कहते हैं एआई की हेल्प से हम न्यू रियलिटीज बना सकते हैं और सारी बीमारियों के इलाज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वो कहते हैं If this technology goes wrong, it can go quite wrong. I think AI will probably, most likely, sort of lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies.
और ये बातें वो लोग तब बोल रहे थे जब उनका सारा फोकस वीडियो गेम्स के लिए बोट्स बनाने पर था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे। और एआई का इतना पावरफुल हो जाना कि वो इंसानों के लिए डेंजरस बन जाएगा, ये आइडिया भी लोगों को यूजलेस लगता था। अभी तक एआई अपने स्टार्टिंग फेज में था। एक सिनिकल एक्सप्लेनेशन ये भी थी कि ओपन एआई की टीम एआई के लिए ह्यूमैनिटी को सेव करने या ह्यूमन रेस को खत्म करने वाली बातें इसलिए करती थी ताकि वो इन्वेस्टर्स और पब्लिसिटी को अट्रैक्ट कर सके। पर कुछ सोर्सेज के हिसाब से ये बातें झूठी हो सकती हैं, क्योंकि ओपन एआई की टीम जेन्युइनली मान रही थी कि इस टेक्नोलॉजी में इतनी पावर हो सकती है कि ये दुनिया को बदल सके। और ये बातें कहने वाले वो लोग अकेले नहीं थे। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, whoever win this AI race would be the ruler of the world। जब 2015 में ओपन एआई स्टार्ट हुआ तो लोगों का इसकी तरफ ज्यादा अटेंशन ना दिखाने का कारण था पिछले कई डिकेड्स में एआई का स्लो प्रोग्रेस, जिसे कहते हैं एआई विंटर। अर्ली डेज में इतनी ज्यादा हाइप मिलने के बाद रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग थे, जिसकी वजह से फंडिंग्स खत्म होने लगी और रिसर्चर्स भी मूव ऑन करने लगे। पर जिस साल ओपन एआई शुरू हुई 2015 में, एआई प्रोग्राम ने एक प्रोफेशनल गो गेम प्लेयर को हराया, जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक गेम होता है। और बाद में एआई ने वर्ल्ड के बेस्ट ह्यूमन प्लेयर को भी हराया। और मार्केट में ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज थी। पर इसके साथ ही करंट एआई टेक्नोलॉजी पर सवाल भी खड़े होने लगे, जैसे एआई सिर्फ गो वीडियो गेम ही खेल सकता है और कुछ नहीं। अगर आपको एआई से कुछ और काम करवाना हो, जैसे इक्वेशन कैलकुलेशन या स्टोरी राइटिंग, उस केस में आपको पूरा का पूरा एक नया सिस्टम बिल्ड और ट्रेन करना पड़ता, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। और ये इसलिए था क्योंकि जो ट्रेनिंग डेटा एआई को दिया जाता था उसमें एक पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लेबल करना पड़ता था। बेसिकली मशीन एक नैरोली फोकस्ड काम ही कर सकती थी जिसमें उसे ट्रेन किया गया हो। और यहीं पर ह्यूमन ब्रेन इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये कुछ भी काम कर सकता है, जिसे हम कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस। पर गूगल में काम कर रहे साइंटिस्ट ने 2017 में ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गूगल में काम कर रहे एक छोटे से इंजीनियर ग्रुप ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, अटेंशन इज ऑल यू नीड। और उसमें एक नई तरह के एआई आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया, जो था ट्रांसफॉर्मर। पहले के एआई सिस्टम से बिल्कुल अपोजिट। पहले जहां मशीन्स को स्पेसिफिक डेटा देना पड़ता था जिसमें हर चीज क्लियरली लेबल्ड हो, पर ट्रांसफॉर्मर इससे बिल्कुल अलग था। ये रैंडमली किसी भी अनलेबल्ड डेटा को लेकर अपने आप को ट्रेन कर सकता था और सरप्राइजिंगली ये बहुत अच्छा काम कर रहा था। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि गूगल इंजीनियर्स ने इसका इनिशियल ब्रेक थ्रू निकाला, ना कि ओपन एआई ने। पर गूगल इस टाइम तक बहुत बड़ा बन चुका था, इसलिए उन्होंने सेफली और सावधानी से काम लिया। हालांकि गूगल ने अपना चैटबॉट ओपन एआई से पहले बना लिया था, पर उन्होंने उसे पब्लिक के लिए इसलिए रिलीज नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था इसकी वजह से कुछ अजीबोगरीब कमेंट्स आ सकते हैं जो गूगल की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से लीगल और रेगुलेटरी रिस्क भी बढ़ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, गूगल को ये लगता था कि एआई उनके सर्च इंजन बिजनेस को हर्ट कर सकता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा गूगल चल रहा है। आज 2025 में पीछे मुड़कर देखे तो गूगल का स्लो चलने वाला फैसला मोस्टली गलत साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने ओपन एआई के लिए सारे दरवाजे खुले छोड़ दिए और ओपन एआई ने अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी डिले नहीं किया। इलिया ने ट्रांसफॉर्मर के बारे में जब वो रिसर्च पेपर पढ़ा तो उसे उसकी पोटेंशियल के बारे में जब ही पता चल गया। इसका रिजल्ट ये रहा कि ओपन एआई इस टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाली पहली कंपनी बनी और यहीं से फेमस नाम जीपीटी निकल के आया, जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ह्यूमन लैंग्वेज को इजीली प्रोसेस करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा डेटा को भी हैंडल कर सकता था। ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से ओपन एआई ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस करी, वो भी काफी कम टाइम में। अब आप लोगों को लग रहा होगा 90s के एआई रिसर्चर्स इस टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं ढूंढ पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड कंप्यूट और इंटरनेट पावर ही अवेलेबल थी। हालांकि ये एक इंटरनेट पर्पस नहीं था, पर इंटरनेट एक बहुत पावरफुल सोर्स ऑफ ट्रेनिंग बना एआई के लिए, क्योंकि इंटरनेट के आने के बाद हर एक बुक, हर एक आर्टिकल और हर एक छोटी से छोटी न्यूज भी डिजिटलाइज हो गई और अब नॉर्मल इंसान भी इंटरनेट पर एंडलेस कंटेंट क्रिएट करने लगे हैं। तो बेसिकली जो कुछ भी इंसानों ने इंटरनेट पर अपलोड किया है वो सब कुछ एआई मॉडल्स को ट्रेनिंग के लिए दिया जा सकता है, एक तरह के न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू। इसे बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, क्योंकि हमें पूरी तरह समझ नहीं आता एआई काम कैसे करता है। हम सिर्फ इनपुट डालते हैं और हमें आउटपुट मिल जाता है, जिसका मतलब है कि जो पुराने एआई मॉडल्स एक स्पेसिफिक काम के लिए ट्रेन किए जाते थे, नए एआई मॉडल्स बहुत
ज्यादा ब्रॉड डीप डाइव कर सकते थे। उन्हें लिटरली इंटरनेट पर अवेलेबल हर एक टेक्स्ट पर ट्रेन किया जा सकता है, जिससे आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन ओपन एआई का ये जो मेथड था पूरे इंटरनेट को स्क्रैप करके अपने मॉडल्स को ट्रेन करने का, इससे ऑब्वियस कॉपीराइट कॉन्सर्न्स उठते हैं। पर सिलिकॉन वैली का माइंडसेट हमेशा ये रहा है कि पहले काम करो, बाद में माफी मांग लेना, कोई परमिशन वगैरह का झंझट ही नहीं। ओपन एआई को पता था अगर वो बड़ी कंपनी से उनकी वेबसाइट के डेटा को स्क्रैप करने की परमिशन मांगते तो बहुत ज्यादा पुशबैक आ सकता था और कंपनी की रॉयल्टीज वगैरह पर भी बहुत बड़ी डिस्कशन होती। तो ओपन एआई ने बिना किसी की परमिशन लिए डेटा स्क्रैप करके GPT-2 मॉडल तैयार कर दिया। पर इसके बाद वो खुद घबरा गए थे। उन्हें डर था कि जो उन्होंने बनाया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर उसका ओपन सोर्स फ्रीली पब्लिक कर दिया गया, जो कि ओपन एआई ने प्रॉमिस किया था, गलत हाथों में इसका बहुत बड़ा मिसयूज हो सकता है। ओपन एआई ने एक अनाउंसमेंट में बताया कि वो GPT-2 का ट्रेन मॉडल मैलिशियस यूज की वजह से रिलीज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ओपन एआई को बहुत ज्यादा हाइप और पब्लिसिटी मिली। जिसके बाद वायर्ड मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें क्लियरली लिखा था एआई टेक्स्ट जनरेटर पब्लिक करने के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। और ओपन एआई ने ये भी रिवील नहीं किया कि उन्होंने अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए कौन से डेटा सेट्स का यूज किया। इन सब के बाद एक चीज क्लियर हो गई थी कि ओपन एआई अब इतना ओपन नहीं रहा जितना उसने प्रॉमिस किया था।